अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे क्लास 10 यूनिट 12 वेव्स। वेव्स के एमसीक्यूज करेंगे। इफ़ अ बॉडी परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन और कंप्लीट कर रही है वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी। हमें टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड्स और फ्रिक्वेंसी इक्वल होती है 1/t। तो टी की जगह हम पुट कर देंगे 2 सेकेंड, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी 0.5 हर्ट्ज। टू, अगर 360 वेव पास कर रही हैं थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन 1 आवर, तो वेव्स हमें दी हुई है 360 और टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। जो टाइम पीरियड होता है वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 1 आवर और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 आवर में टोटल सेकेंड आ जाते हैं 3600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स था। तो वेव्स ही हमारे पास 360 वेव, इसे 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। टाइम पीरियड होगा 10 सेकेंड। थ्री, टाइम पीरियड है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का 0.5 सेकेंड, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। फ्रिक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, तो 1 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 2 हर्ट्ज। फोर, इन फॉलोइंग में से कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैव ऑसिलेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि उनकी ऑसिलेशन और प्रोपोगेशन दोनों पैरेलल होती हैं। जैसे साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके अलावा एक्सरेज, लाइट वेव और स्ट्रिंग वेव ये तमाम ट्रांसफर वेव हैं। तो मेरे ऐसी वेव जिसकी प्रोपोगेशन और मोशन दोनों पैरेलल हों वो साउंड वेव है और साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। 5, जब वाटर मूव करता है और एंटर करता है डीप से शॉलो रीजन में, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इन शॉलो वाटर वेव स्पीड डिक्रीज ड्यू टू रिड्यूस डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कम हो गई है, इस वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है बट वेवलेंथ और साथ में वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। हमारा लैम्डा कम होने की वजह से उसकी स्पीड भी कम, स्पीड डिक्रीज, ऑप्शन सी। 6, लिसनिंग टू द रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैली इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन, क्योंकि डिफ्रैक्शन अलो करती है बेंड अराउंड द ऑब्स्टिकल। जब वेव जाती है तो ऑब्स्टिकल या माउंटेन से वेव बेंड हो जाती है, जिस वजह से डीप वैलियों में भी हम रेडियो ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसफर वेव्स। तो ट्रांसफर वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें मोशन ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रेवल। अगर वेव हमारी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसकी वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर ही होगी। जिसकी एग्जांपल है एक्स रेज, लाइट, स्ट्रिंग वेव, ये तमाम की तमाम ट्रांसफर वेव हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ट्रांसफर वेव है ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। 8, सुनामी आर मोस्ट ऑफन जनरेटेड बाय। जो सुनामी होती है नॉर्मली अंडर वाटर अर्थक्वेक आते हैं। अंडर वाटर अर्थक्वेक आने की वजह से सुनामी क्रिएट होती है। वाटर के नीचे ज़मीन की लेयर्स होती हैं, मूव करती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, जिस वजह से सुनामी क्रिएट होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, अर्थक्वेक। वेव ट्रांसफर करते हैं, तो वेव सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मैटर को ट्रांसफर नहीं करते। तो वेव ट्रांसफर करते हैं ओनली एनर्जी। विच वेव करेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट, जैसे फार्मूला मालूम है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो रिलेट करता है एनर्जी से, ये इंडिपेंडेंट होता है, वी एफ और लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कि वी एफ लैम्डा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करता। द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज, इन तीनों के दरमियान जो फार्मूला रिलेशन है वो है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ऑप्शन बी। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, ये में ग्राफ दिया गया है। पार्ट ए में ग्राफ में हमें बताना है क्रस्ट, ट्रफ और ओरिजिन। किसी भी वेव का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, जिसे हम पी कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो हमने वेव बनाई और यहाँ पे शो कर दिया क्रस्ट। इस वेव में भी इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये इसका क्रस्ट है। सेकेंड है ट्रफ, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव, ये देखें ये लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव, ये कहलाती है ट्रफ। थर्ड है ओरिजिन, द इक्विलिब्रियम या सेंट्रल एक्सिस, जिसे बेस लाइन ऑफ वेव कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिसको हमने नॉर्मल कहा है, ये इसकी बेस लाइन, ये इसका ओरिजिन है। तो ये इसकी बेस लाइन और ये इसका सेंटर जहाँ से ये शुरू हो रही है, तो बेस लाइन और स्टार्टिंग पॉइंट ये इसका कहलाएगा ओरिजिन। तो जहाँ से वेव शुरू हुई वो उसका ओरिजिन था और इसकी बेस लाइन, सेंट्रल लाइन को हमने नॉर्मल या सेंट्रल एक्सिस भी कह दिया। क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं ये मैक्सिमम पॉजिटिव और ट्रफ मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं। और ओरिजिन जो होती है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ पे, तो ये इसका ओरिजिन कहलाएगा। पार्ट बी में हमें शो करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑफ द वेव। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओरिजिन था तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस, ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट।
फिर एम्पलीट्यूड देखें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फ्रॉम रीजन टू क्रस्ट या ट्रफ। ये ओरिजिन से एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ चले जाएं तो ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, या नीचे की तरफ जाएं तो ये भी एम्पलीट्यूड है। क्रस्ट और ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दो एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव ऊपर वाला, नेगेटिव दोनों नीचे वाला एम्पलीट्यूड मिल जाए तो ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड है वेवलेंथ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ। दो कंसेक्टिव क्रस्ट, ये दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे वेवलेंथ कहते हैं। दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है द मेजर ऑफ हाउ फॉर अ पॉइंट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से कितना दूर वो जा रहा है। एम्पलीट्यूड होता है स्ट्रेंथ ऑफ द वेव रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, वेव में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ट्रांसफर के। और वेवलेंथ होता है पार्शियल पीरियड ऑफ द वेव, डिटरमाइन करता है इसकी फ्रिक्वेंसी, जो दो क्रस्ट, दो ट्रफ या किसी भी दो इक्वल पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस को कहते हैं। अब हम करेंगे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस। व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन रिपल टैंक, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन द रिपल टैंक को क्या होगा इफ द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर डिक्रीज, अगर इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर का जो टाइम पीरियड है वो हम कम कर दें। जैसे हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या होगा वेवलेंथ में, स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में ऑफ द वाटर वेव, अगर रिपल टैंक के अंदर वेव एंटर हो डीप से शॉलो वाटर में, डीप से शॉलो वाटर में एंटर हो तो उसकी वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या फ़र्क आएगा। डीप से शॉलो में जाते हुए उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय द सोर्स रिमेन अनचेंज, तो फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी। और फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/t, अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो टाइम पीरियड भी उसका कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड और वेवलेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमारा अनचेंज यानी कि कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ऑफ द शॉलो का फार्मूला भी है √g/d, ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये बताएगा कि कितनी वेलोसिटी कम होगी या कितनी वेलोसिटी होगी जब वो मूव करेगा डीप से शॉलो या शॉलो से डीप में। न्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सप्लोजन हो रहे हैं सन के ऊपर, लेकिन वी रिसीव हीट ऑन द अर्थ, हमें सिर्फ अर्थ पे हीट आती है, ठीक है ना, हम उसकी साउंड नहीं सुन सकते। वो क्यों? हीट और लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे इंफ्रारेड विजिबल लाइट ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। सोर्स एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, और साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड है, ये कि एयर, वाटर या कोई मीडियम रिक्वायर्ड है जिससे वो ट्रेवल करके आए, और स्पेस में वैक्यूम है, कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, इसलिए सन से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती अर्थ के लिए। तो सोलर फ्लेयर में रिएक्शन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन मीडियम ना होने की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ज़मीन पे पहुंच सकती हैं। वाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री और शॉलो एंड डीप वाटर, शॉलो और डीप वाटर की बाउंड्री में वाटर वेव रिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है, अपने एंगल क्यों चेंज कर लेती हैं। इसको रिलेट करें बिहेवियर टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वाटर वेव स्लो डाउन इन शॉलो वाटर बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, वाटर वेव शॉलो वाटर में एक तो स्लो डाउन हो जाती है, दूसरी यहाँ पे बेंडिंग भी हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। सिमिलरली टू द लाइट जैसे एंटर होती है डेंसर मीडियम, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, इस तरह जो वाटर वेव डी से शॉलो में जाती है तो ये भी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और वाटर वेव की हम डायरेक्शन में आए तो वाटर वेव ये हमारी आ रही है और ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई है। इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, कि sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2। तो वाटर वेव एंटर होती है शॉलो रीजन में और ये बेंड होती हैं लाइक लाइट एंटर होती है इन द ग्लास, तो रिफ्रैक्शन अकर होती है ड्यू टू स्पीड चेंज, और वाटर वेव और लाइट बोथ ओबे करती हैं स्नेल्स लॉ को। क्वेश्चन 5, क्लासीफाई करें डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स को ऑन वेदर दे आर रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, और जस्टिफाई करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट नीड एनी मीडियम। तो एक होती, इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो एक होती है मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपोगेशन, जैसे साउंड वेव, वाटर वेव। दूसरी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जो बगैर मीडियम के प्रोपोगेट करती हैं, जैसे लाइट वेव, रेडियो वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जस्टिफिकेशन ये है कि कंसिस्ट होती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट सेल्फ प्रोपोगेट इन वैक्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेव रेड कलर में है और मैग्नेटिक वेव ब्लू कलर में है। इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक वेव को प्रोड्यूस करती है, तो दोनों सेल्फ प्रोपोगेट होते रहते हैं परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। एग्जांपल में सनलाइट ट्रैवल करती है थ्रू स्पेस वैक्यूम टू द अर्थ,
कि सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम है, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सनलाइट है वो ट्रेवल कर जाती है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और मैकेनिकल वेव को हमेशा ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव अकर होगी? तो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन तब अकर होती है कि जो गैप ऑफ द ऑब्स्टिकल है ये इज इक्वल टू या कंपेरेटिवली इक्वल टू लैम्डा हो। डिफ्रैक्शन मोस्ट प्रोनाउंस व्हेन लैम्डा या वेवलेंथ कंपेरेटिवली हो साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल। ये डिफरेंस जो है ये लैम्डा के इक्वल हो तो डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे साइज ऑफ ऑब्स्टिकल डिफ्रैक्शन कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वेवलेंथ 1 मीटर है तो हमें जो डिफ्रैक्शन के दरमियान गैप लेना है वो भी 1 मीटर ही लेंगे। तो दोनों कंपेरेबली इक्वल होगी। इस कंडीशन में डिफ्रैक्शन मैक्सिमम अकर होगी। तो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन तब अकर होगी जब लैम्डा का साइज और ऑब्स्टिकल का साइज दोनों कंपेरेबली इक्वल होंगे। नेक्स्ट है फ़र्क बयान करें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में वेव रिवर्स कर जाती है डायरेक्शन। जब वेव आती है तो टकराने के बाद रिवर्स कर जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। और रिफ्लेक्शन में वेव जो होती है बेंड होती है ड्यू टू स्पीड चेंज। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वेव बेंड हो जाती है और उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। हाउ ईच प्रोसेस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। जैसे हमने बताया कि स्पीड रिफ्लेक्शन में अनचेंज रहती है और रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज हो जाती है। और डिज़ाइन करें एक्सपेरिमेंट ताकि डेमोन्स्ट्रेट कर सकें हम दोनों फिनोमेना को। तो रिफ्लेक्शन के लिए प्लेस अ स्ट्रेट बैरियर इन रिपल टैंक। रिपल टैंक में आप यहाँ पे एक स्ट्रेट बैरियर रिप्लेस कर दें तो वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद सेम एंगल। जो वेव आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल पे वापस चली जाएगी। और रिफ्रैक्शन के लिए पहले डीप रीजन है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक शॉलो रीजन यूजिंग ग्लास प्लेट। तो वेव यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी और साथ में थोड़ी सी बेंड भी हो जाएगी। तो रिपल टैंक में जो रिफ्रैक्टिव वेव होती है वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन मेंटेन करती है, रिफ्लेक्ट होकर आगे चली जाती है। बल्कि रिफ्रैक्टिव वेव होती है वो बेंड भी हो जाती है और स्लो भी हो जाती है। अब हम करेंगे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। हाउ डज अ वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। वेव कैसे एनर्जी ट्रांसफर कर देती है लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। वेव ट्रांसफर एनर्जी करती है बाय कॉजिंग द पार्टिकल इन द मीडियम टू ऑसिलेट। मीडियम के पार्टिकल्स को ऑसिलेट करके अराउंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही ऑसिलेट होते रहते हैं। दिस ऑसिलेशन पास किनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट। इस ऑसिलेशन से किनेटिक एनर्जी पास होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ। तो वेव प्रोपोगेट करती है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द मीडियम इट डज नॉट मूव। मीडियम मूव नहीं करता विद द वेव, ओनली एनर्जी मूव करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेव ट्रांसफर होगी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहाँ पे डक है और यहाँ बोट है। बोट और डक वर्टिकल मूव करेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे और जो मैटर है वो हमारा उसी जगह पे रहेगा। नेक्स्ट बात है हाउ डज दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू डिफरेंट मीडिया लाइक रो वेव, वाटर वेव एंड साउंड वेव। रो वेव देखते हैं। व्हेन यू फ्लिप अ रोप, जब हम रोप को फ्लिप करते हैं, ईच सेगमेंट ऑफ रोप मूव अप एंड डाउन। हर सेगमेंट रोप का ना अप एंड डाउन मूव करता है टेम्पोरली बट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वैसे अप एंड डाउन मूव करने के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। और वाटर वेव में वाटर मॉलिक्यूल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं एज अ वेव प्रोसेस, जिससे ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल। वो साथ वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन पानी खुद डिस्प्लेस नहीं होता विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट। और साउंड वेव में एयर मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं, कंप्रेशन रीजन एंड रेयरफेक्शन रीजन आता है और वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ। ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी एज प्रेशर वेरिएशन। तो एनर्जी जो कैरी होती है वो वेव ऑसिलेशन की फॉर्म में होती है। जैसे मिसाल के साउंड वेव में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कनेक्टिव एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रॉम द कंप्रेशन। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जिसमें है वेवलेंथ। वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन आ रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से सेंट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर हमें इसका रिलेशनशिप बताना है। इस रिलेशनशिप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के। जो एम्पलीट्यूड डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। फिर बिहेवियर बताना है हमने। हाई फ्रिक्वेंसी वेव जैसे गैमा रेज है उसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो लो फ्रिक्वेंसी वेव जिसका लॉन्ग लैम्डा, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी।
Number 3 भी है relationship between wave speed and frequency wavelength using V is equal to f lambda. Analyze a scenario where one of these vibration change and discuss the impact. तो सिनेरियो ले लेते हैं कि फिक्स मीडियम है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें, टाइटनिंग करते हैं गिटार की स्ट्रिंग को, तो लैम्डा हाफ हो जाएगा. अब वायलिन स्ट्रिंग पिच राइज वे शॉर्टर लैम्डा, जैसे ही लैम्डा हम डिक्रीज करेंगे उसकी पिच इंक्रीज हो जाएगी. पिच इंक्रीज होने का मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी. अगर मीडियम को चेंज करें, लाइट एंटर ग्लास, तो जब वो डेंसर मीडियम में आएगी तो उसका लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से वो रिफ्रैक्शन करेगी. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लेते हैं, सोनार लेते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करते हैं, कैलकुलेट द ओशन डेप्थ, और ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट करते हैं टेंशन, आल्टर करते हैं उसका लैम्डा और फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसफर वेव देखते हैं, ऑसिलेशन होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. अगर डायरेक्शन इसकी इस तरफ है तो ऑसिलेशन उसकी परपेंडिकुलर होगी. एग्जांपल है लाइट वेव ऑन अ स्ट्रिंग, एस वेव या सस्पेंसिव वेव. मीडियम ट्रांसफर वेव को रिक्वायर्ड होता है मीडियम, सॉलिड सरफेस या गैसेस, लेकिन ऐसी ट्रांसफर वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती. लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें ऑसिलेशन होती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, ये वेव अगर ऐसे मूव कर रही है तो उसकी ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन मूव होगी. मोशन और ऑसिलेशन दोनों पैरेलल होती हैं. इसमें कंप्रेशन रीजन होता है जैसे ये, और साथ में रेयरफेक्शन रीजन है. यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये रेयरफेक्शन रीजन है. इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन होते हैं. एग्जांपल है हमारी साउंड वेव. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैसेज यानी कि मीडियम की जरूरत होती है. फिर हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन. Seismology, S wave cannot transfer Earth liquid outer core, helping scientists to map Earth layer. इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग मटेरियल टू ऑब्जॉर्व स्पेसिफिक वेव, जैसे है साउंड प्रूविंग. क्वेश्चन 5 में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे. रिफ्लेक्शन कि वेव बाउंस ऑफ हो जाती है, वेव आती है टकरा के वापस चली जाती है, मिरर इमेज होती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं. रिफ्रैक्शन में वेव बेंड होती है एट द मीडियम ऑफ द बाउंड्री, वेव आती है और बेंड हो जाती है ड्यू टू स्पीड चेंज. इस पे लगता है स्नेल लॉ, साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1 या v2 ओवर v1 ओवर v2. जैसे अगर हम स्ट्रॉ डालें पानी में तो हमें बेंड नजर आएगा. डिफ्रैक्शन, वेव स्प्रेड अराउंड हो जाती है ऑब्स्टिकल ऑफ द गैस, वेव यहाँ पे स्प्रेड हो जाती है. प्रिंसिपल, इस पे ह्यूजन प्रिंसिपल यूज होता है. ईच वेव फ्रंट पॉइंट एक्ट एज न्यू वेव सोर्स, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के सोर्स के तौर पे एक्ट करता है. एग्जांपल है साउंड बेंड हो जाती है अराउंड द डोर, और वाटर वेव भी बेंड हो जाती है अराउंड द ऑब्स्टिकल्स. रियल वर्ल्ड सिनेरियो देते हैं, लाइट इन फाइबर ऑप्टिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गाइड लाइट थ्रू केबल्स, और रेनबो फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉपलेट्स. नेक्स्ट है वेवलेंथ कैसे अफेक्ट करती है डिफ्रैक्शन पैटर्न को. अगर हमारा लैम्डा बहुत ज़्यादा हो तो डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली होगी. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं अराउंड हिल्स. और शॉर्ट लैम्डा होगा तो डिफ्रैक्शन बहुत ही मिनिमम होगी. विजिबल लाइट रिक्वायर्ड स्मॉल गैप टू डिफ्रैक्ट. व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द स्टैंड ऑफ डिफ्रैक्शन. इसके लिए लैम्डा जो है उस कंपेयरली इक्वल होना चाहिए साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल. तो हाउ प्रिंसिपल इज अप्लाइड. एप्लीकेशन के लिए हम एंटीना यूज कर सकते हैं, उसमें अपने लैम्डा को ऑप्टिमाइज करते हैं कैप्चर करने के लिए टीवी सिग्नल को, जैसे कि टीवी एंटीना है. और माइक्रोस्कोप में डिफ्रैक्शन लिमिट्स कर देती है रेजोल्यूशन को. इस क्वेश्चन को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और हमारा बुक का ये डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक, ये भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ. 7 में है फॉर्मेशन ऑफ सुनामी को एक्सप्लेन करें ड्यू टू अंडर वाटर अर्थक्वेक. इसमें बुक का ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फॉर्मेशन में शॉर्ट करा जाए तो अंडर वाटर अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड डिस्प्ले करते हैं मैसिव वाटर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेटिंग अ लॉन्ग वेवलेंथ वेव, बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ की वेव क्रिएट करते हैं जिनका एम्पलीट्यूड 1 मीटर से 30 मीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है. और ये रिड्यूस स्पीड कंसंट्रेट करती है एनर्जी वर्टिकली, जिससे इंक्रीज हो जाता है वेव की हाइट. इम्पैक्ट में कोस्टल फ्लडिंग आती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है. इसके अलावा लार्ज मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो भी इम्पैक्ट कर सकते हैं ओशंस को, और उससे भी मैसिव वेव पैदा हो सकती है ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि एम्पलीट्यूड कैसे रिलेट करता है एनर्जी के. और जैसे बताया एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. ये मैथमेटिकल रीजनिंग देनी है हमने, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. For a wave, energy stored as kinetic and potential energy for mass m and oscillating with the amplitude a. mass m है और उसका एम्पलीट्यूड a है. एग्जाम्पल कर लें, अगर हाई एम्पलीट्यूड होगी, लाउडनेस होगी, तो हमारे एयर ड्रम को वो डैमेज कर देगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी. और सिस्मिक वेव में
हाई एम्पलीट्यूड कॉज करता है स्ट्रक्चरल कोलैप्स। जब अर्थक्वेक आते हैं तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी सेकेंडरी और सिस्मिक वेव। प्राइमरी वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इनकी स्पीड 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है और इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, ये ट्रैवल करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। सेकेंडरी वेव का दूसरा नाम ट्रांसफर वेव है, जिनकी स्पीड 3 to 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो इनका मीडियम ओनली थ्रू सॉलिड। जो प्राइमरी वेव होती हैं ऑसिलेट होती हैं थ्रू कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, जिसे आप रेट फ्रैक्शन लिख सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और एस वेव ऑसिलेट होती है इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, जैसे हमारी ट्रांसफर वेव होती है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंस भी लिख सकते हैं, प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव और सेकेंडरी वेव ट्रांसफर वेव, और साथ में इस तरह की कोई डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है इनसाइट इनटू द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर। एस वेव शॉलो जोन, एस वेव डिसअपीयर beyond 105 degree from the epicenter, proving अर्थ लिक्विड आउटर कोर। ऐसे वेव 150 डिग्री के बाद डिसअपीयर हो जाती है, इससे ये साबित होता है अर्थ इज द लिक्विड आउटर कोर। और प्राइमरी वेव रिफ्रैक्शन स्पीड चेंज होती है, रिवील होती है मेंटल एंड कोर बाउंड्रीज। तो प्राइमरी वेव की स्पीड चेंज होती है जब वो मेंटल और कोर बाउंड्रीज में ट्रैवल करती है। क्वेश्चन टाइम में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देनी है हमने रिफ्लेक्शन की। इसमें अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड रिफ्लेक्ट ऑफ टिश्यू टू क्रिएट इमेज ऑफ द ऑर्गन्स। हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इमेज ऑफ द ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और उससे इमेज क्रिएट करती है। रेडार डिटेक्ट एयरक्राफ्ट यूजिंग रेडियो रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स। सेकंड है रिफ्रैक्शन, जैसे लेंसेज जो हमारे विजन को करेक्ट करते हैं, कनकेव लेंस फॉर मायोपिया। और प्रिज्म्स डिस्पर्स करते हैं लाइट इनटू द कलर्स, तो प्रिज्म में से लाइट डिस्पर्स हो जाती है और मुख्तलिफ कलर्स में। डिफ्रैक्शन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिटरमाइन करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल है डीएनए डबल हेलिक्स है। और दूसरा होलोग्राफी, यूजर लेजर यूजेस करते हैं हम लेजर डिफ्रैक्शन, उससे हम 3D इमेज को क्रिएट करते हैं। सिग्निफिकेंस में आ जाता है मेडिकल में एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में यूज होती है, कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक्स और रेडियो में यूज होती है, और साइंटिफिक रिसर्च में क्वांटम मशीन और एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल नंबर 1, अगर 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स हमें डाटा में दी हुई है 10, प्रोड्यूस हो रही है शॉर्ट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 20 मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स? वेवलेंथ का मतलब लैम्डा निकालना है। लैम्डा का फार्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, जिसमें लेंथ हमें दी हुई है 20 और नंबर ऑफ वेव्स है 10। तो वेवलेंथ निकालने की लेंथ हमने 20 पुट किया, नंबर ऑफ वेव्स हमने 10 पुट किया, तो हमारा लैम्डा आ गया 2 मीटर। सेकंड है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, अगर उसकी स्पीड हो 12 मीटर पर सेकंड और डाटा में थर्ड दिया हुआ है स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, जैसे मालूम है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगा, तो f होगा v ओवर लैम्डा, और v हमें दी हुई है 12 मीटर, इस फॉर्म में v की वैल्यू हमने पुट की 12 मीटर, और लैम्डा हम निकाल चुके हैं 2 मीटर, तो ये लैम्डा यहाँ से हमने इसमें 2 मीटर पुट किया, तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी आई 6 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, तो रिपल टैंक की लेंथ ले ली हमने 1.5 मीटर। वेव कवर इट्स लेंथ इन 2 सेकेंड, तो वेव का जो टाइम है वो हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ वो है 10 सेंटीमीटर, और कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्रस्ट से ट्रफ का डिस्टेंस है तो ये होगा हाफ वेवलेंथ। ये देखा था ट्रफ से ट्रफ वेवलेंथ होती है या क्रस्ट से क्रस्ट वेवलेंथ होती है, एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक का फासला ये हाफ वेवलेंथ होती है। तो क्रस्ट से ट्रफ तक का फासला ये हमारे पास हाफ लैम्डा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, तो वेव फाइंड करने से पहले हम लैम्डा फाइंड करेंगे। हाफ लैम्डा में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल लैम्डा जो हो जाएगा वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर इज आवर वेव लेंथ। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स के लिए फार्मूला होता है लेंथ ओवर लैम्डा, तो टैंक की लेंथ हमें दी हुई है 1.5 मीटर और लैम्डा हमने निकाला है 0.2, तो 1.5 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 वेव्स आ जाएंगी। सेकंड हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फार्मूला से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f होगा v ओवर लैम्डा। इसके हमें वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या लेंथ पर यूनिट टाइम। लेंथ में दी हुई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर पुट कर दिया, टाइम है 2 सेकंड, 2 सेकंड पुट कर दिया, तो वेलोसिटी आ गई 0.75 मीटर पर सेकंड। अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे v ओवर लैम्डा, वेलोसिटी हमने निकाली है 0.75 और लैम्डा हमने निकाला था 0.2, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.2, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3.75 हर्ट्ज। लास्ट पास में निकाला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 1 ओवर एफ, 1 ओवर एफ। फ्रिक्वेंसी निकाली है 3.75, तो 1 डिवाइडेड बाय 3.75, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.266 सेकेंड। थर्ड में कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ
रेड लाइट वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब ये रेड लाइट है और लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, जो कि वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज पावर 8। 3 इंटू 10 रेज पावर 8। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, या वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वेलोसिटी दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट वैल्यू ये आपको आनी चाहिए 3 इंटू 10 रेज पावर 8, और लैम्डा है इसका 700 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 मीटर। इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.29 इंटू 10 रेज पावर 14 हर्ट्ज। 4 बहुत ही आसान है। एक वुडन वार वाइब्रेट कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 12 हर्ट्ज, और जो रिजल्टिंग वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड किया और इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमने निकाली है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्ज और लैम्डा की वैल्यू दी है 0.03 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी 0.36 मीटर पर सेकेंड। 5 में व्हाट इज द वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ निकाली है रेडियो वेव। अब रेडियो वेव भी लाइट वेव की टाइप है जिसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज पावर 8, जैसे हम लास्ट मेडिकल में कर रहे हैं, और उसकी फ्रिक्वेंसी में दी है 90 मेगा हर्ट्स। 90 मेगा हर्ट्स, इसमें जो मेगा का वर्ड है इसका मतलब है इसमें लगाएंगे 10 की पावर 6, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा होगा v ओवर एफ। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, और फ्रिक्वेंसी आपको दी है 90 टू 10 पावर 6 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर। थैंक यू माय फ्रेंड्स।